हेलो गाइस। नाउ अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास 12th की एनसीईआरटी जो हम पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम चैप्टर 1 लिख देता हूं मैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर 1 रहने वाला है और ये एनसीईआरटी का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस independence. Okay, now why this book has been written, I will be telling you, and this is going to be the chapter 1. ठीक है। पॉलिटिक्स तो आप जानते हैं, राजनीति इंडिया में आजादी के बाद क्या रही। To deliver what happened after the independence to the students so that they can have a kind of memory in their mind. That is why this book has been written. Now, to give you more information about this, let's start the video. I welcome you all to the channel. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन इट। ठीक है, ज्वाइन इट एंड बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बिकॉज दिस फैमिली will be a big family. Now I know that I have only I have 1160 around सब्सक्राइबर्स एंड ये फैमिली अभी छोटी है बट ये फैमिली बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें फ्री हैं एंड दिस चैनल विल बिकम अ ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए काम होने वाला है। ठीक है, तो बस जुड़ जाइए, ज्वाइन कीजिए। योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज really appreciated, immensely appreciated. Just join it, become the part of this channel and do a favor whatever you can do. ठीक है, तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। आई वेलकम यू ऑल टू चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। Now, here I'm going to give you a glimpse of the history along with the politics. Like you already have this particular idea that what like a lot has happened or had happened since we got the independence. But what had happened to just deliver, to just kind of picturize and give you a memory like what had happened after the independence that we got in the year 1947, to just make the children feel what had happened, what was the condition at that time, and to just you know realize the history or politics this book has been written for. ठीक है, इसीलिए ये बुक लिखी गई है कि पॉलिटिक्स में आखिर क्या क्या हुआ था। बट दिस बुक डज नॉट ओनली टेल अबाउट द पॉलिटिक्स, ये हिस्ट्री भी बताती है, ये बहुत कुछ कहती है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, दिस इज व्हाट वी आर आई एम गोइंग टू डिलीवर, दिस इज व्हाट यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ठीक है, चले आगे चलिए। इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी सॉरी UPSC aspirant, so you must have this idea. I'm not telling you to read the book, entire book. Just play the video of mine at the speed of 1 or 2, like at whatever speed you feel comfortable. ठीक है, तो उस पर आप चलाइए एंड जस्ट लिसन, ध्यान में रखो बातों को जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो पहला चैप्टर है, देखिए हमारी आजादी का मैं ग्लिम्स आपको जरूर दूंगा। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदू एंड मुस्लिम इन कोलकाता 1947 marked the end of communal violence. ठीक है, by jointly flying the flag of India and Pakistan from trucks patrolling the city. ठीक है, this rare photograph captured the joy of freedom and tragedy of partition in India and Pakistan. Now, can you see this whole picture is saying something. ठीक है,
कि हिंदू और मुस्लिम ने कहीं ना कहीं एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस का कहीं ना कहीं एक तरीके से जॉय उनको कहीं ना कहीं एंजॉय करा, उसको सेलिब्रेट करा। ठीक है। बट उसी समय पर कंट्री जो है ना किसी और फेज से भी गुजर रही थी, दैट वाज द पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन हो रहा था। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द challenges as the name of the chapter itself says, challenges of the nation building. We got the independence in the 1947, we already know this। ठीक है। Hmm, हाँ, ये देखिए सरदार पटेल के बारे में लिख रखा है मैंने, जस्ट 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 हैव अ लुक ओवर दिस। लाइक सरदार पटेल को हम क्या बोलते हैं? जस्ट अ सेकेंड, सरदार पटेल को हम क्या बोलते हैं? ये है हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको। व्हाई? व्हाई दे समवेयर प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल और वाइटल रोल इन द यूनाइटिंग ऑफ द इंडिया। ठीक है, यूनाइट करा था इंडिया को। इंडिया वाज डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स। इंडिया वाज हैविंग अराउंड 543 प्रिंसिपल स्टेट्स एंड दे जो सरदार पटेल उन्होंने काफी बड़ा रोल निभाया इस चीज में। ठीक है, तो देखिए, we got the independence when we got the independence in 1947। ठीक है, तो माउंट बेटन जो थे हमारे फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो माउंट बेटन के बाद जो गवर्नर जनरल थे सचिदानंद, ओ यार मैंने क्यों बता दिया, चलिए छोड़िए। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 1947 में, 1947 में क्या हुआ था? जस्ट सेकंड, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, अब वहां पर जो जिन्ना जी थे, जिन्हा जिन्हा जो थे मुस्लिम लीग के जो लीडर हुआ करते थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रोपाउंड करी थी, थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी थी, वो थी टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी उन्होंने पुट फॉरवर्ड करी। एंड दे वर नॉट डिमांडिंग दैट आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बट they demanded that there should be a state which is only for Muslims, and they demanded this। ठीक है, मुस्लिम्स वो चाहते थे कि जो एक नया राज्य बना और वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो। ठीक है, उन्होंने दो नेशन थ्योरी कहीं ना कहीं दी। और इसी वजह से बाकी हिस्ट्री की चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। बस मैंने आपको बता दिया किसने प्रोपाउंड करी थी। फिर हमारे पास एक जॉइंट इलेक्टोरेट का भी काफी ज्यादा सबकी मंजूरी थी, कहाँ एक जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। बट जिन्ना जी ने तो अपने एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया था। इलेक्टोरेट का मतलब एक नया राज्य है जहां पर अलग से वोटिंग हो। ठीक है, तो उन्होंने इसकी डिमांड रखी थी। अब सब तो इसके खिलाफ नहीं थे, बट जिन्ना जी ने ये कहा था कि इधर यू गिव दिस और द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी इमेंस, और यू विल नॉट आप उसे सह नहीं सकते, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हमको हमारा राज्य नहीं दिया गया। बट लेटर ऑन वी वर कंपेल्ड एंड वी हैड टू एक्सेप्ट दिस टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया एंड द पार्टीशन हैपेंड। ठीक है, एंड द पार्टीशन हैपेंड एंड द इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दैट इज द पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से ठीक है चलते हैं आगे, यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर फुल ऑफ चैलेंजेस थे। वही चैलेंजेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं जो नेशन की इंटीग्रिटी थी और यूनिटी थी उसको कहीं ना कहीं थ्रेट करने वाले थे। नाउ वी हैव टू डील विद दीज वी हैड टू डील विद दीज चैलेंजेस एंड नाउ to deal with these challenges we adopted certain things, certain tactics, certain measures we took. So all the challenges were overcome and the India became a united India। ठीक है, but not including the Pakistan, erstwhile Pakistan, or the erstwhile Pakistan, which is which is in present Bangladesh। I'm not going to include that one, but we are having a united India। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडम केम विद पार्टीशन। ठीक है, विच रिजल्ट इन लार्ज स्केल वायलेंस। वायलेंस तो हुआ था, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट आल्सो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट हैपेंड। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट यानी राजा रजवाड़े हुआ करते थे उस समय पर, उनका भी इंटीग्रेशन हुआ था। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि यू प्रिंसिपल स्टेट्स को ये कहा था कि whenever we withdraw from the India, princely states will have a choice, either they can
बी बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया, फ्री इंडिया और फ्री पाकिस्तान, और दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन स्टेट। ठीक है, तो उनको ये चीजें बोल दी गई थी। अब नाउ, अब एक पावर में है राजा, वो अपनी पावर छोड़ने के लिए तो राजी नहीं होगा ना। ऐसे निजाम थे हमारे मैसूर के निजाम निजाम जो हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे ही जो काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स है, तो उनके लिए टैक्टिक्स खेली गई थी। मणिपुर में राजा हुआ करता था, और एक और था, नाम याद नहीं आ रहा मुझको, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो टैक्टिस खेली गई, उसके बाद हमने उन सारे जो राजा रजवाड़े थे उनको भी अपने अंडर इंटीग्रेट कर लिया। जम्मू एंड कश्मीर आपने नाम सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर को भी हमने इंटीग्रेट करा था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, आई विल टेलिंग यू दैट स्टोरी एज वेल। ठीक है, सो for that story you have to be with me till the end of this video, ठीक है, so that you can know about the story and you can just inculcate that in your mind so that you can never forget that story। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब इसमें हम इंटीग्रेशन देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, इंटरनल बाउंड्रीज से रिलेटेड भी काफी चैलेंजेस आए थे हमारे पास, एंड वी जस्ट ओवरकम दैट। ठीक है, ओवरकम करे हमने उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये आपकी चैप्टर का ओवरव्यू है, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन। ठीक है, न्यू नेशन के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14 to 15 अगस्त हमने अपने इंडिया की इंडिपेंडेंस को गेन कर लिया, एंड द जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक फर्स्ट सेशन कहीं ना कहीं अपना दिया, फर्स्ट सेशन अपनी स्पीच वगैरह दी। ठीक है, जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं कि this was the moment Indians had been waiting for. Obviously, when we got the independence on this day, and we were waiting since years, since like ages, we were waiting for this, and we had fought so many, battles. We had fought so many wars for this only. Okay, so this was the only thing that we wanted. Okay, and we got this. We got this. We got this. Why? Why? Why we got this? Because we fought for this, and that is why we got this. But there were almost two goals that everyone agreed upon। ठीक है, इंडिया के आजाद होने के बाद ये दो गोल ऐसे थे जहां पर सबकी सहमति थी। वो कौन कौन से गोल थे कि हम एक कंट्री स्टैब्लिश करेंगे जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। ठीक है, दूसरा ये थे कि जो गवर्नमेंट होगी वो सबके भले के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली जो पुअर लोग हैं ना, और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए काम करेगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल थी। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द मेकर्स हैड दिस thing in the mind when they were framing our constitution, that we have to make a constitution like that कि सबकी जो एस्पिरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, सबकी एस्पिरेशंस फुलफिल हो जाएं। ठीक है, दे वर हैविंग दिस आइडिया इन देयर माइंड। ठीक है, whenever they were sitting, whenever they are discussing any topic, any article, any schedule, any part of the constitution, they were having a wide discussion and including all those points which were very necessary for the people of India at that point of time। Even they were uh, they were having a far reaching sight, they were ahead of their times। ठीक है, वो अपने टाइम से they were ahead of their time, वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। they were thinking the upcoming India, they were thinking about the upcoming India, not the present India wherein they were writing the constitution or framing the constitution। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। This was not going to be easy। India was born as a nation state, very difficult circumstances। Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India। Obviously काफी लड़ाइयां लड़ी हैं यार, बहुत लड़ाई हुई है। क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी, और काफी जो पीजेंट मूवमेंट भी चली हैं, काफी जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी चली हैं। वी हैड अ लॉट मोर स्ट्रगल। ठीक है, फॉर दिस इंडिपेंडेंस ओनली। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब फ्रीडम आई तो भी वो भी पार्टीशन के साथ आई। अब हमें अपने इंडिया को डिवाइड करना था। ठीक है,
इस डिवाइड करने के बाद भी हमें वी हैड टू जस्ट गो थ्रू द ट्रॉमा और वी हैड टू गो थ्रू द काइंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, जहां पर वायलेंस भी थे, जहां पर रेप भी हुए, जहां पर लूटपाट भी हुई, जहां पर एक दूसरे से लड़ाइयां भी हुई, कत्ले आम हुए, खून खराबा हुआ, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ी थी। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, Yet, turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight। हमारे लीडर्स ने कभी भी आशा नहीं छोड़ी। ठीक, आशा नहीं छोड़ी और चैलेंजेस को फेस करते गए जो नए नेशन की बिल्डिंग में आने वाले थे। ठीक है, थ्री चैलेंजेस जो कहीं ना कहीं आने वाले थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे? द पहला एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ठीक है, अब देखिए, नाउ यू हैव टू थिंक लाइक इंडिया। इंडिया is a country where diversity exists. Okay, now that is why India is known as the diverse country. बोलते नहीं है, एक कहावत है, कोश कोश पर बदले पानी, सवा कोश पर वाणी। ठीक है, कोस कोस पर पानी बदल जाता है और सवा कोस पर वाणी बदल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए we can see here we can see that India is so much diverse country, so much diverse country। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात कर लीजिए, दे आर फॉलोइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ cuisines और the way they look, the appearance is totally different, the way they wear the clothes है, ये चीजें हैं वहां पर। ठीक है, so they have a totally different appearance। if you just leave the Delhi, if you just leave Delhi and go to the West Bengal, there you will see the people will be having in morning or afternoon or evening only fish and rice. Now you yourself can think they will be having different language as well. Different language they will be speaking. Bengali, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगे। ठीक है, yet accommodated of the diversity in our society, India was a land of continental science। ठीक है, its people spoke different languages and followed different culture and religions। Obviously there were serious questions about the future of India। would India survive? क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा? काफी सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे जो ये कह रहे थे कि भाई साहब कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तुम, चल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा भाई? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, इंडिया सरवाइव भी करेगा। ठीक है, बेशक इंडिया की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं टॉप मोस्ट पर आ रही है, टॉप लाइन पर आ रही है। वी आर हैविंग 104.6 बिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, 46 बोलते हैं वैसा, तो जब पॉइंट के बाद 46 बोला जाता है, 46 बिलियन पॉपुलेशन। तो उसको कुछ ये भी कह रहे थे कि वुड इट डू सो बाय एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एंड कोस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? खाली यूनाइट करने से ही काम चल जाएगा और सारे ऑब्जेक्टिव भाड़ में जाए? वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल द रिलीजन एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज? एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? कैसे अचीव होगा, यही चीज था। नाउ द सेकंड चैलेंज वाज डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। हमारी कंट्री बहुत बड़ी थी और इतने लार्ज स्केल पर इलेक्शन कराना, भाई साहब बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से हमारे लिए क्या था, चैलेंज ही था। तो सेकंड चैलेंज क्या रहा, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी किस तरीके से एस्टैब्लिश होगी? ऑब्वियसली व्हेन द पीपल विल बी हैविंग पावर टू चूज देयर लीडर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड व्हेन द पीपल हैविंग पावर टू चूज देयर लीडर। इंडिया adopted the representative democracy। अब now what is the representative democracy? Obviously representative democracy का मतलब है कि जो पीपल है, people people have to choose their representative, like they have to choose on their behalf they have to choose a one particular man। ठीक है, वन पर्टिकुलर मैन चुनना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं जो विधानसभा है उसमें, स्टेट लेजिस्लेचर जिसे हम बोलते हैं, वहां पर भी बैठेगा। और एक तरीके से जब नेशनल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, वहां पर भी जाकर बैठेगा और वो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेगा, पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है, कायदे कानून बनाएगा। तो एक तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और इलेक्शन कराना इतने बड़े स्केल पर, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। ठीक है,
चले आगे। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनकी आधार भूषा, कॉन्स्टिट्यूशन आधार भूषा जो थी उसके आधार पर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, ये चैलेंज बोला गया था। ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड चैलेंज। क्या रहा होगा थर्ड चैलेंज? इंश्योर करना कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट और वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, वो सारी सोसाइटी में फैले, एक भी सेक्शन छूट ना जाए, और जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित ना हो। ठीक है। अब जो रियल चैलेंज था वो ये था कि पावर वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। नाउ, हमारा जब देश आजाद हुआ था, when we got independence, we were having a lot of poverty, like people were starving, or they were having no food for consumption, or they were, they were having no, kind of pakka हाउस, जिसे हम मेटल होम भी बोलते हैं, और बोल देते हैं हम, अ, हाँ, मेटल होम बोल सकते हैं, और एक तरीके से जो पक्का घर बोल सकते हैं। ठीक है, पक्का घर बोल सकते हैं, ये भी नहीं था। ठीक है। हमारी इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत ज्यादा पीछे चल रही थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं थी। तो इस चीज को टैकल करने के लिए एक तरीके से चैलेंजेस हमारे सामने आए, और इन सारी चीज को टैकल करने के लिए हमें पॉलिसीज, इफेक्टिव पॉलिसीज की जरूरत थी। तो उन सारी चीजों को भी लेकर आना था। अब इस चैप्टर में वी विल फोकस द ऑन द फर्स्ट चैलेंज। अब ये जो पहला चैलेंज है ना, हम इस पर फोकस करेंगे। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट चैलेंज। ठीक है। देखिए, थ्री चैलेंजेस। पहला चैलेंज था हमारा क्या, कि इमीडिएट चैलेंज था हमारा कि नेशन को यूनाइट करना। ठीक है। तो वो यूनाइट कैसे होगा, तो यही चीज के बारे में। अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में, शायद, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी दैट इफ आई हैव रिटन इट समवेयर और नॉट। नथिंग, नो, I haven't written that. So let me see that if it is written out there or not. हाँ, ये रहा। देखिए, when you see here Sardar Patel, ठीक है, सरदार पटेल, when you just look at the name of this particular man, and this man is uh, you know with huge, ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी मतलब लोकप्रियता थी। इनको दूसरा बिस्मार्क भी बोला जाता है, और आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी को यूनिफाई करा था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, oh sorry, took place, mm, और यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया was done by आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार पटेल। ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलें आगे। चलिए, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम फर्स्ट चैलेंज के बारे में ही बात करने वाले हैं। वी विल बी लुकिंग एट द डीपेस्ट पॉइंट। ठीक है। We begin by looking the events that formed the context of independence. This can help us understand why the issue of national unity and security became the primary challenge. क्यों बना ये primary challenge? ठीक है। क्योंकि जब भी एक, मान लीजिए, अगर आपने आपका एक कोई छोटा सा देश है, मान लीजिए कि आपने अभी अभी अपना घर छोड़ा, यू जस्ट लेफ्ट योर होम एंड यू जस्ट केम टू यूएसए, ठीक है, टू सेटल डाउन हियर। नाउ व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर्स कि आप पहले अपना एक छोटा सा मकान बनाएंगे। यू विल बी लुकिंग फॉर अ शेल्टर, ठीक है, वे यू विल बी लिविंग, एंड वे योर थिंग्स विल बी सिक्योर्ड,
बारिश भी आता है, तूफान भी आता है, आंधी भी आता है, ओले भी पड़ता है, तो सब कुछ आएगा तो आपको ये बचा है। ठीक है, तो घर आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। और ऐसी जगह लेना होगा जहां पर गुंडों का अटैक ना हो, सबसे बच कर रहें। तो उस घर में फिर आपकी फैमिली बनेगी। योर फैमिली विल बी हैविंग सर्टेन मेंबर्स एज वेल। ठीक है, अब वो जो मेंबर्स होंगे, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके मेंबर्स होंगे, घर के मेंबर्स होंगे, you will be formulating certain policies, you will be formulating certain rules and regulations, you will be formulating certain things as well, so that कि आपके जो घर है ना वो सही से सुरक्षित रहे। ठीक है, अब आपका प्रॉपर एड्रेस होगा, अब आपका प्रॉपर खान पान होगा, अब आपका प्रॉपर स्लिप होगा, तो सारी चीजें हो जाएंगी। अब नाउ आप समझ में आ गए कि अगर आपको अपने घर को सुरक्षित करना है तो सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे। ठीक है, आप रोड टैक्स भी भरेंगे, सारी चीज करेंगे, सो दैट कि आपका घर जो है सुरक्षित रहे। और आपकी पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट होंगी, और उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप अपने जो नेबर्स हैं उनसे इंटरेक्ट भी करेंगे। तो एक तरीके से आप अपनी चीजों का निर्माण कर रहे हैं ना। तो हमारा जब देश आजाद हुआ था तो वी वर ऑल्सो हैविंग दीज सर्टेन थिंग्स। ठीक है, इश्यूज। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए, जस्ट भगाने के लिए, दूर करने के लिए, वी स्टार्टेड फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस एंड दीज दिस चैलेंज कि हमारे इस घर को कैसे सिक्योर करा जाए, ये प्राइमरी चैलेंज बना हमारा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। Unity had reflected the aspirations of the people across different regions and dealt with the disparities that existed among the regions of different people. In the next two chapters, we shall turn to challenges of established democracy and achieving economic development and equality and social justice. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात है कि हम जब आजाद हुए थे नाउ यू ऑलरेडी नो कि वी हैव दिस कंट्री। ठीक है, इंडिया। जस्ट अ सेकेंड, क्या बना दिया मैंने? ये कंट्री हमारी इंडिया। ठीक है, ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पर कर्नाटका है, और यहीं पर छोटा सा एक राज्य गोवा है, गोवा। ठीक है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है, यहाँ एक और राज्य बनता है, शायद ये आंध्र प्रदेश है, इधर से यूं जाता है, और यहाँ पर तेलंगाना पड़ता है, यहाँ पर उड़ीसा है, झारखंड है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है, यहाँ सॉरी झारखंड यहाँ ऊपर है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, फिर यहाँ पर बिहार आ जाता है, और यहाँ पर आपका मेघालय है, यहाँ पर आपका सिक्किम है, यहाँ पर आपका असम है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मिजोरम है, और यहाँ पर आपका मिजोरम के बाद नागालैंड यहाँ पर आ जाता है। एक और राज्य है मिजोरम, मणिपुर आपका यहाँ पर है। ठीक है, राजस्थान के ऊपर आपका पंजाब है, पंजाब के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर उसके फिर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बराबर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपका हरियाणा है, हरियाणा के यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के नीचे इतना बड़ा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपके हमारे जो स्टेट के राज्य हैं कुछ। ठीक है, और यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ये श्रीलंका वाला पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका चेन्नई भी है, यहाँ पर आपका चंडीगढ़ भी है। ठीक है, यहाँ पर दामन दीव पड़ते हैं, यहाँ पर दामन पड़ता है, यहाँ पर दीव पड़ता है, यहाँ पर दादर नगर हवेली भी पड़ती है एक। ठीक है, तो ये कुछ राज्य हैं। अब आपने ये देखा, और यहाँ पर बंगाल भी है। हाँ, बंगाल में, अब देखिए बंगाल में अलग भाषा बोली जाती है, गुजरात में अलग बोली जाती है, महाराष्ट्र में अलग बोली जाती है, कर्नाटका में अलग बोली जाती है, केरल में अलग बोली जाती है, तमिलनाडु में अलग बोली जाती है, और केरला में अलग बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में अलग बोली जाती है, तेलंगाना में अलग बोली जाती है, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर में तो ऑब्वियसली जो मिक्सड लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसकी भाषा अलग है, हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें पहाड़ी जो लैंग्वेज होती है ऑब्वियसली हिंदी ही होती है। आपने देखा हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्सिफाइड है। वी आर हैविंग सो मेनी पीपल ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स रिलीजन, एंड डाइवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब हमारे पास हैं तो ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव सर्टेन चैलेंजेस। ठीक है, जिन्हें हमें कहीं ना कहीं मैट करना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। जो पहला चैलेंज हमारा बना वो देश को यूनाइट करने का था। ठीक है, यूनाइट करने का था, बिकॉज यूनिटी ऑलवेज ऑलवेज
विंस, ठीक है। यूनिटी ऑलवेज विंस, विंस और विंस, ठीक है, विंस, यूनिटी हमेशा जीतती है, ठीक है। मगर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। माउंटबेटन प्लान, देखिए माउंटबेटन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। माउंटबेटन प्लान ये अपनाया गया जिसमें भाग कर दिए गए टू नेशन थ्योरी, जो मोहम्मद अली जिन्ना अली जिन्ना जी ने प्रोपाउंड करी थी, दी गई थी। तो उसके हिसाब से इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया था। अस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश थे, और पाकिस्तान तो है ही पाकिस्तान, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज, पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिहैबिलिटेशन हुआ, ठीक है। पाकिस्तान हमारी कंट्री में से अलग हुआ, ठीक है। पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, ठीक है। पाकिस्तान वर हैविंग टू स्टेट, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब ये बटा कुछ इस तरीके से बटा कि जब बातें चल रही थी तो ये डिसाइड हो गया अगर इंडिया बटेगा तो दो नेशन थ्योरी में मुस्लिम और एक हिंदू राज्य बनेगा। मगर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका ये कहना था कि देखो भाई बेशक तुम बना लो, बट ये इनकी मर्जी है। जो लोग चाहते हैं कि अगर हम मुस्लिम डोमिनेटेड राज्य में रहेंगे तो वो मुस्लिम वाले डोमिनेटेड राज्य में चले जाएं। अगर जो हिंदू राज्य में रहना चाहते हैं वो हमारे हिंदू में भी रह सकते हैं। मुस्लिम जो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे वो रह सकते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने किसी को फोर्स नहीं करा था मुस्लिम्स को कि यू हैव टू लीव लीव दी कंट्री, ठीक है। जो जाना चाहते थे वो चले गए, जो रहना चाहते थे वो रह गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात थी कि डिमार्केशन कैसे होगा, कि हम पाकिस्तान को अगर हम अलग कर रहे हैं देन हाउ वी विल डू दिस, ठीक है। हाउ विल बी डूइंग दिस, कैसे करेंगे हम, ठीक है, कैसे करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये बात हुई कि जो मुस्लिम मेजोरिटी जितने भी एरियाज है, जैसे कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश के आसपास मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम की जो मेजोरिटी ज्यादा हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में, साइड वाले स्थानों में ज्यादा हुआ करते थे। तो ये दो जो स्थान थे वो कार्व आउट कर दिए गए, ठीक है, इंडिया से कार्व आउट कर दिए गए। पहला बना जो है हमारा ये, जो क्या बोलते हैं इसको, पाकिस्तान। दूसरा हमारा ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ये दो राज्य बने हमारे, ठीक है। बीच में हमारा इंडिया रह गया। बट इसमें भी जैसे कि जूनागढ़ हो गया आपका, निजाम वाला हैदराबाद हो गया, ठीक है। बाकी राजस्थान में काफी सारे प्रिंसली स्टेट, राजा रजवाड़े हुआ करते थे। अब ब्रिटिशर्स तो निकल कर गए, ब्रिटिशर्स तो चले गए निकल कर। ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि वेन एवर वी विल लीव दिस कंट्री, who those princely state wants to you know uh, go with the either India or Pakistan, they can go, or if they want to remain neutral, remain or independent, they can be, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो बोल दी। अब भाई देखो हमारी एक कंट्री है, उसमें अगर अलग अलग कंट्री बनेंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में एक ई स्वातिनी है, ठीक है, वो अलग ही कंट्री बनी हुई साउथ साउथ अफ्रीका में। ऐसे ही अगर हमारे यहाँ पर होंगे तो काहे की यूनिटी। दैट इज वाई यहाँ पर जो रोल प्ले किया था पटेल जी के द्वारा, बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करा गया था सरदार पटेल जी के द्वारा, ठीक है। दैट इज वाई यू नो दे आर नेम्ड आफ्टर द बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन करा था, ऐसे ही हमारा यूनिफिकेशन इंडिया का जो सरदार पटेल जी थे उनके द्वारा करा गया था। On 14th 15th August 1947, not one but two nations came into existence, India and Pakistan. According to two nation theory advanced by Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindu and Muslims. अब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रहते हैं ऑब्वियसली इंडिया में, ठीक है। हाँ, अब देखो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन बता रखा है। इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, ये वाला प्रिंसिपल जो डिसाइड करा है कि इस तरीके से जो है ना, एक तरीके से डिमार्केशन होगा कंट्री का, ठीक है। अब दिस इज बेसिकली मींस दैट एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द ईदर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, द रेस्ट वाज टू स्टे विद इंडिया। तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है, ठीक है। द आइडिया माइट अपियर सिंपल बट ये जो प्रेजेंट करा गया, यहाँ पर काफी सारी डिफिकल्टीज आने वाली थी। पहली ये कि एक ऐसी कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में हो, क्योंकि मुस्लिम्स तो हर जगह थे इंडिया में। और वहां पर देर वर ओनली टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन,
एक था वेस्ट में और एक था ईस्ट में। तो ये डिसाइड करा गया कि जो न्यू कंट्री बनेगी पाकिस्तान, वो दो टेरिटरीज को कंप्राइज करेगी, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जो इंडिया में से कटेंगे। अब यहाँ पर सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी पाकिस्तान। तो सारे के सारे जो मेजोरिटी वाले एरियाज थे वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, मगर फिर भी एक थे जिन्हें फ्रंटायर गांधी भी बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, फ्रंटायर गांधी बोला जाता है इनको, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस में रूल करा करते थे। ये नहीं चाहते थे कि मैं मेरा मेरा जो घर है वो पाकिस्तान में जाए, इंडिया डिवाइड हो। दे वर जस्ट अपोजिंग इट, दे वर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थ्योरी, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसी चीजें हों, ठीक है। दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया, ठीक है। दे ignored that northwestern frontier province was made to merge with Pakistan, ठीक है। उनकी इस मुहिम में ये बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज के, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया से अलग हुई, पंजाब और बंगाल, जिसमें कहीं ना कहीं लोग हिंदू भी थे। तो बंगाल को और पंजाब को आधे भागों में बांट दिया गया था। बंगाल तो ऑब्वियसली बटा हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। आज वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया में है, ईस्ट बंगाल जो है आज बांग्लादेश में जुड़ चुका है। तो पंजाब को भी काट दिया गया था, ठीक है। पंजाब दो भागों में बटा है, जो लाहौर वाला हिस्सा आप देखते हैं, और एक पंजाब हमारे यहाँ पर है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। had very large areas where the non muslims were in majority। इवेंचुअली ये डिसाइड करा गया कि ये जो प्रोविंस को बाइफरकेट कर दिया जाएगा रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पर, ठीक है। और ये डिसीजन जो है कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट। ये 14 से 15 अगस्त के पहले नहीं करा गया था, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर जब ये ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनके जहन में तो ये बात थी ही नहीं कि उनको बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारी होने वाले थे। अब इसने एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बहुत प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि देखिए पार्टीशन होगा तो ऑब्वियसली हिंदू भी कहीं ना कहीं पार्टीशन होंगे, आधे हिंदू पाकिस्तान में चाहेंगे, आधे हिंदू हिंदुस्तान में आएंगे, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें आप देखोगे कि आधे हिंदू यहाँ पर जाएंगे, आधे हिंदू यहाँ पर रहेंगे, मुस्लिम कुछ यहाँ पर हैं तो मुस्लिम कुछ यहाँ पर, मुस्लिम सॉरी, ये इंडिया है ये पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडियंस भी हैं, यहाँ पर पाकिस्तानीज भी हैं, यानी मुस्लिम्स भी हैं और यहाँ पर हिंदूज भी हैं। अब हिंदूज के साथ यहाँ पर एट्रोसिटीज हुई, मुस्लिम के साथ यहाँ पर एट्रोसिटीज हुई, ठीक है। As soon as it became clear that country was going to be partition, violence started, ठीक है। एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर, एक अभूतपूर्व पैमाने पर कम्युनिटीज के अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं भेदभाव चालू हो गए और वायलेंस स्टार्ट हो गए। वहां पर रेप भी हुए, वहां पर पथराव भी हुए, वहां पर कत्लेआम भी हुए, वहां पर गोलियां चली, वहां पर तलवारें चली, बहुत ज्यादा एक तरीके से नदियां बही, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स। ये कहीं ना कहीं पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब देख लेते हैं हम रियल में कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। There were killing and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई, ठीक है। सिटीज जैसे कि लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, जहां पर बहुत ज्यादा महामारी, मतलब महामारी एक तरीके से बहुत ज्यादा आतंक फैला, ठीक है। एट्रोसिटी, वायलेंस जिसे हम बोलते हैं, वायलेंस वहां पर हुआ। अब कुछ ऐसे लोग थे जिनको फोर्स टू अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस द बॉर्डर। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग, ठीक है। माइनॉरिटीज जो थी वो दोनों साइड कहीं ना कहीं सफर सफर कर रही थी। ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा दुख भरी कहानी है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत, मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट दैट मच हार्श यार, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई थी दोनों के खिलाफ। ये फ्रंटायर गांधी आप देख सकते हैं, ठीक है। गांधी नौखली नाउ इन बांग्लादेश, नहीं ये तो कोई और है शायद, नौखली नाउ इन बांग्लादेश, फ्रंटायर गांधी नहीं है यार ये, ठीक है। तो राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया, ठीक है, उन्होंने एक्सप्रेस करी ये सारी चीजें। आपको तो अपने गदर मूवी देखी होगी, ठीक है। किलिंग्स हुई, सफरिंग्स हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों ने अपने घर छोड़े, उम्मीदें छोड़ी, और कुछ तो मारे भी गए, बहुत कत्लेआम हुआ था भाई। प्रॉपर्टी तक की डिवाइड हो गई थी, हार्ट तक की डिवाइड होती है, लोग कुछ हिंदू इधर रह गए, कुछ एक फैमिली थी हिंदू वाली, कुछ हिंदू पाकिस्तान में चले गए, कुछ हिंदू इंडिया में आ गए। तो एक तरीके से यही चीजें हुई थी। गर्म हवा एक मूवी है, आप देख सकते हैं। What also got divided were the financial assets.
things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments. भाई बहुत 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 ज्यादा बेकार हालत हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज एस्टिमेटेड दैट एक पार्टीशन ने जो है ना कहीं ना कहीं 80 लाख पीपल को फोर्स करा था एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए, और काफी ज्यादा तो मारे गए थे और वायलेंस हुए थे काफी ज्यादा, ओके, अगेंस्ट में द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, बट रिलीजियस लाइंस पर जो है ना, जब अगर दंगे एक बार होने चालू हो जाते हैं ना कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, तो भाई वो तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। The Muslim population in India accounted for 10 to 12% of the total population in 1951। कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर भी रह गई थी, इंक्लूडिंग सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यूइश। अब हमारे यहाँ के जो लीडर हुआ करते थे, भाई देखो सब रह रहे हैं तो सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। हम ये नहीं कि भाई साहब कि हमारे यहाँ पर अब मुस्लिम है या फिर कोई और रिलीजन वाले रह रहे हैं तो उनको हम जीने का अधिकार नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ पर, ठीक है। द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। It was in the forefront of the demand of separate Muslim nation. Similarly, there was organization which were trying to organize Hindus in order to turn India into a Hindu nation. But हमारे मोस्ट ऑफ द लीडर थे, वही उनका ये कहना था कि बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल पर्संस ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली, ठीक है, ये उनका मानना था, ठीक है। हमने सेकुलरिज्म को अपनाया। वी डिड नॉट जस्ट promoted only one religion. We just gave importance to all the religions. This idea was enshrined in the constitution, और ये idea हमारे constitution में है, secularism, ठीक है। When our constitution makers set on the table to frame the constitution for India आजाद भारत के लिए, तो उस समय पर उनके दिमाग में ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब जो चैलेंज आने वाला था, चलो आजादी होगी, पार्टीशन हो गया, नाउ वी गॉट डिवाइडेड। नाउ अब भाई कुछ कुछ ऐसे भी हैं राजा रजवाड़े जो उनको ब्रिटिश ने कह दिया कि तुम या तो मुस्लिम स्टेट के साथ चले जाओ या इंडिया के साथ चले जाओ, रिमेन न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट हासिल कर लो। अब भाई देखो हमारे देश में ऐसा चीज तो रहने वाली नहीं है। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए यही एक तरीके का चैलेंज बना और इसको टैकल करा गया सरदार पटेल जी के द्वारा। सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय princes called princely state enjoy some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy, ठीक है। princely states covered one third of the land area of the British Indian Empire, and one out of four Indians lived under the princely rule। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश की जो पैरामाउंटेसी है वो खत्म होने वाली है, तो प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो लैप्स, मतलब प्रिंसली स्टेट के ऊपर से भी पैरामाउंटेसी खत्म हो जाएगी। अब 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, वो बिकेम लीगली इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे विल सो, ठीक है। अब यहाँ पर पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो रूलर थे त्रावणकोर के, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, और निजाम के जो रूलर थे उन्होंने भी यही डिसाइड कर लिया कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, और नवाब था भोपाल का, उसने भी यही डिसाइड कर लिया कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। अब इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं टैकल करना था, तो यहाँ पर सरदार पटेल जी का रोल बहुत अहम हो चुका था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मैप है, यहाँ पर आप अजमेर मेवाड़ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मैसूर देख सकते हैं, मैसूर, ये जो राज्य है ना, एक मिनट, खत्म, ये ब्रिटिश इंडिया है, ये प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। देख सकते हैं राजपूताना, बलूचिस्तान स्टेट हो गया, मणिपुर वाला एरिया हो गया, त्रिपुरा वाला हो गया, खासी स्टेट हो गया, और ये कूच बेरार हो गया, रामपुर हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, मतलब एरियाज हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट के द्वारा रूल करा जा रहा था, ठीक है। राजा रजवाड़े हुआ करते थे यहाँ पर, ब्रिटिश का राज नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अब इंटीग्रेट करा जाएगा किसके द्वारा, सरदार पटेल जी के द्वारा। अब यहाँ पर हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, क्योंकि अभी देखिए आजाद हुआ भारत 1947 में, 1947 पार्टीशन भी हुआ, आजाद हुआ है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लिखा नहीं गया है, बट यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो माउंटबेटन के बाद हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे, ठीक है, तो आजाद भारत के, ठीक है। इलेक्शन के बाद उनको यूनानिमसली उनको चुन लिया गया था। फिर उसके बाद जब
एक तरीके से इलेक्शन होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी चुनकर आए थे, ठीक है। तो उससे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो वहां पर एक एक तरीके से ठोस कदम उठाया गया कि इंडिया में जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं डिफरेंट साइज के, उनको सबको अपने अंदर करना है, ठीक है। समझ में आपको बात, ठीक है। अब सरदार पटेल जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, अब वो होम मिनिस्टर भी थे उस समय पर, ठीक है। उन्होंने इस समय पर एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करा, ठीक है। अब हिस्टोरिकल किस बहुतों के साथ तो उन्होंने नेगोशिएट करा, नेगोशिएट करके उनको इंडिया में कहीं ना कहीं सबमर्ज करवा लिया। तकरीबन 26 स्मॉल स्टेट थे उड़ीसा में, जो कहीं ना कहीं आकर सम्मिलित हुए और उड़ीसा में कहीं ना कहीं बन गए। आज उड़ीसा तो खैर बाद में हमें देखने के लिए मिला। सौराष्ट्र रीजन गुजरात में था, 14 बिग स्टेट हुआ करते थे यहाँ पर, वो भी अमलगमेट करे गए। 119 स्मॉल स्टेट हुआ करते थे अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी कहीं ना कहीं अमलगमेट करे गए थे। अब गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन। द पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट वो चाहते थे कि हम इंडिया के साथ जाएं, ठीक है। तो वहां पर इंडिया में उनको अमलगमेट कर लिया गया। तो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर करा और ये कहा कि भाई साहब तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको ऑटोनॉमी दे देंगे, ठीक है, काफी अच्छे राइट्स वगैरह देंगे, तो ताकि तुम अपनी खुद की चीजें चला सको, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो टैक्टिक्स वगैरह अपनानी थी ताकि वो सब एक साथ आ जाए। इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन का सदमा अभी गया नहीं था, ठीक है। कंट्री का डिमार्केशन हो रहा था, मगर वहां पर इंटीग्रेशन और कॉन्सोलिडेशन भी चलना था, ठीक है। हमारी बाउंड्रीज भी डिसाइड होनी थी, ठीक है। ये सारी चीजें भी होनी थी, ठीक है। अब बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, ठीक है, जिनके साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, यानी सारे के सारे हमारे साथ जुड़ चुके थे। अब बात आती है कुछ ऐसे राजा रजवाड़े जो कहीं ना कहीं मना कर रहे थे कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ठीक है। अब जूनागढ़ में तो प्लेबोसाइट करवाया, जो आम सहमति बोलते हैं इसको, लोगों को से पूछा गया और लोगों ने इंडिया के साथ जाना बेहतर समझा, ठीक है। अब बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ये, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन भी था, जो निजाम हुआ करता था, जो रूल करा करता था हैदराबाद को, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया के साथ 1947 में, फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन, ठीक है। एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो गया था, बट मीन टाइम क्या हुआ कि निजाम की जो फोर्स थी उसने गैदर करी और पेजेंट्री पर हमला बोल दिया। अब इस चीज को देखते हुए भाई साहब हम भी कौन सा शांत रहने वाले थे। सरदार पटेल ने कहा आर्मी से, भाई जाओ बचाओ लोगों को। तो आर्मी यहाँ पर फिर आ गई और आर्मी ने यहाँ पर जो निजाम को कैद कर लिया और यहाँ पर हैदराबाद को आजाद करा दिया, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हुई थी। कहानी सुनो भाई तुम, ठीक है, मजे में। The central government had to order army to tackle the situation in September 1948. Indian army moved and controlled the Nizam force after a few days interim fighting. The Nizam surrendered. This led to the accession of Hyderabad into India. मणिपुर में भी सेम हुआ था। महाराजा ऑफ मणिपुर का जो बदो चंद्रा सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इंडिया के साथ ऑटोनॉमी जो चाहता था, ठीक है। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर, और ये पहले इलेक्शन थे जो मणिपुर में हुए थे एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी एडल्ट, हर एक एडल्ट को ये राइट दिया गया कि वो अपने जो राजा को, अपने जो सरकार है उसको चुन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इंडिया के साथ ये अमलगमेट हो चुका था, ठीक है। In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. While the state Congress wanted the merger, other political parties were opposed to this. The government of India succeeded in persuading Maharaja and signing the merger agreement in September 1949. ठीक है। अब यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन था। अब ये चैलेंज बहुत बड़ा था। देखिए रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि देखिए इंडिया जो ना लैंग्वेज के आधार पर अभी बटा हुआ है, ठीक है। तेलुगु, जैसे कि तेलंगाना अलग है, ठीक है, तेलंगाना अलग है, आंध्र अलग है, और आपका गुजरात अलग है, गुजराती जहाँ पर बोली जाती है। महाराष्ट्र अलग है, मराठी। केरला अलग है, कन्नड़, ठीक है। और आपका तमिल अलग है, तमिलनाडु में, ठीक है। कर्नाटक अलग है, जहाँ पर भी कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यूपी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में भी मिक्सर लैंग्वेज बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है हिंदी, ठीक है। उसकी छोटी बहन एमपी में भी हिंदी बोली जाती है, और आपके हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में भी हिंदी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी मिक्स बोली जाती है, और आपका सिक्किम, ठीक है, हो गया, और आपका वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, बिहार में भी हिंदी बोली जाती है, उड़ीसा में भी हिंदी बोली जाती है, झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है, और आपका जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एक और छत्तीसगढ़ में भी
छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारे सामने थी, ठीक है। अब हमें इंटरनल बाउंड्रीज तैयार करनी थी अपनी कंट्री की, ठीक है। अब इंडिया कल्चर के मामले में भी बहुत हाई है, मतलब काफी सारे कल्चर पाए जाते हैं, और हमारे लिंग्विस्टिक के मैटर में भी हाई है, ठीक है। हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उन्होंने ये चीज कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिए थे कि हम इंडिया को डिवाइड करेंगे अलग अलग राज्यों में लैंग्वेज के आधार पर। खाली लैंग्वेज एक प्रिंसिपल माना था कि हम लैंग्वेज के आधार पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बोल दिया था कि हम लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग स्टेट बांट देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो यूनिटी है ना, यूनिटी वो हनन हो जाएगी, और इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं इंडिया की नहीं रहेगी, ठीक है। जो कि प्रॉमिस करा गया था कि नागपुर सेशन में, ठीक है, ये सारी चीजें नागपुर सेशन में कांग्रेस के में प्रॉमिस करी गई थी, ठीक है। अब ऐसा तो देखिए बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। लोग चाहते हैं कि हमारा जो खुद का स्टेट बने, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी ये डिसीजन लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो है ना, एक तेलुगु स्पीकिंग जो स्टेट है वो बना था, जिसको हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं आज। इसके लिए जो पोती श्रीराम उल्लू ने कहीं ना कहीं जो फास्ट अनटू डेथ का एक अनशन करा था, और यहाँ पर जो है ना 56 दिन का ये अनशन हुआ था, और यहाँ पर इनकी डेथ भी हो गई थी, और इसने कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही ह्यूज अनरेस्ट पैदा कर दिया था हर जगह पर, ठीक है। और उस वजह से इनको एक देश बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य बनाना पड़ा। इसी आधार पर आगे चलकर बहुत सारे राज्य बने, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब में से अलग हुआ, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आपका उड़ीसा, उड़ीसा तो नहीं, उड़ीसा नहीं है, ठीक है। और आपके बहुत सारे जैसे कि गुजरात में से गुजरात अलग हुआ है, बॉम्बे में से बॉम्बे प्रोविंस हुआ करती थी, महाराष्ट्र अलग हुआ है, ठीक है। तो ऐसी काफी सारे राज्य बने हमारे, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या हुआ कि एक तरीके से जो एक कमीशन बिठाई गई थी, कमीशन ने ये सारे काम करे थे, ठीक है। कमीशन कौन सी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, ठीक है। आंध्र को अलग कर गया, उसी के आधार पर धीरे धीरे जो है हमारे स्टेट अलग आए, जिसमें से 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आप मुझे जो है ना इनके नाम बताइएगा कि इस समय पर कौन कौन से राज्य नए नए बने थे, और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बनी थी, ठीक है। वैसे तो देखिए यहाँ पर ये रहे, ठीक है। पौडुचेरी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, मद्रास, केरला, मैसूर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना 2014 में आजाद हुआ था, 2000, हाँ। तो गोवा एंड दामन दीव, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर से उत्तराखंड अलग हुआ था, राजस्थान, पंजाब, पंजाब में से हिमाचल अलग हुआ था, ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर ये सिक्किम हो गया, यहाँ पर ये सिक्किम हो गया, और यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, नागालैंड में से अलग हुआ था, यहाँ त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर ये म्यांमार और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ राज्य हुआ करते थे जहां से ये अलग हुए हैं, सारे के सारे यहाँ से इकट्ठा है, ठीक है। तो गोवा यहाँ पर था, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप बोला जाता था इसको पहले, आज लक्षद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली, ठीक है। It was hoped that if we accept the regional and linguistic claim of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. Obviously, यही हुआ था. The path of politics and power was now open to people other than the small English speaking elite. ठीक है, तो यहाँ से हमारा देश आजाद हुआ, एंड वी हमारी जो यूनिटी थी, जिसको जो सब ये सोच रहे थे कि भाई साहब अगर हम लैंग्वेज के आधार पर देश को पूरे को बांट देंगे तो यूनिटी कहीं ना कहीं हनन हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। आज हमारा देश यूनाइटेड है, इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नाउ यू कैन राइट अप इन द कमेंट बॉक्स लाइक व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द सेशन, एंड इफ यू फील दैट देयर इज एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव टू मी, तो आप मुझे दे सकते हैं, और चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। योर पार्टिसिपेशन विल बी इमेंसली appreciated by me and the other members as well, because it will help me to just do more up for you, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। जो ताकि आप इससे काफी सारा जो फायदा उठा सकें, ठीक है। ये जो बटन आपको लाल वाला दिख रहा है, जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ज्वाइन कीजिए चैनल को, हमारे साथ हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। आई विल बी अपलोडिंग मोर कंटेंट, ठीक है, मोर कंटेंट फॉर यू, मोर क्लासेस, ठीक है। तो टिल देन I just want to take the leave, and let's meet again in the next video with some new information. तो तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।